हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का। दोस्तों आज एक ऐसा मुद्दा है जो आज की करंट न्यूज से कनेक्ट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वो करंट न्यूज क्या है वो आप सभी लोग भी जानते होंगे, या इस वीडियो के अंत तक आप ये तो जान ही जाओगे कि ये जो है ये आज के किस करंट के मुद्दे से संबंधित है। अक्सर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है कि सर धारा 144 क्या होती है, कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू किस वक्त लगता है, धारा 144 किस वक्त लगती है, ईटीसी। इन सारे क्वेश्चंस में लोगों को क्या होती है, समस्याएं होती है, थोड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। सो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको दो चीजें क्लियर करूंगा। एक आपका धारा 144 क्या होती है और दूसरी कर्फ्यू क्या होता है और किस स्थिति में कर्फ्यू को लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो दोस्तों धारा 144 को समझने से पहले या करंट से संबंधित कुछ घटनाओं को जानने से पहले हमें यह जानना है कि धारा 144 होती क्या है। तो धारा 144 को अच्छे से समझने के लिए आप इसका आइडिया इस आधार पर लगा सकते हो। जैसे एक मिनट, यहां देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा सर, वो सवाल यही है कि सर धारा 144 होती क्या है। पहले इसके बारे में क्या करना है हमको जानना। तो ध्यान से सुनो, आप लोग यहां देख रहे होंगे व्हाट इज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। क्या है भाई? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि दंड संहिता। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। इंग्लिश में आप इसको लिखोगे, हिंदी में लिख लो पहले, दंड प्रक्रिया संहिता। जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। तो सबसे बड़ी चीज कि सर धारा 144 ये सीआरपीसी की कौन सी धारा है? 144 धारा है। दोस्तों आपको बता दें कि सीआरपीसी की जो धारा होती है क्रिमिनल यानी कि आपराधिक होती है। आपराधिक, अगर कोई भी नियम या कानूनों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा? आपराधिक मुकदमा क्या किया जाएगा? दर्ज किया जाएगा, और उसे सजा भी इसी संहिता के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी तो बेसिक सी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। धारा 144 क्या होती है ये आपको समझ में आया। सीआरपीसी की क्या होती है? एक धारा होती है। और सीआरपीसी लागू कब हुई थी? तो आप लिख सकते हो 1973। ये बात आप कहीं नोट करके लिख लेना कि भारतीय नहीं, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में क्या हुई थी? लागू हुई थी। और इसी की एक धारा है धारा 144। और ये क्या है? एक आपराधिक है, क्रिमिनल है, ऑब्वियस सी बात है। या दंड, दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। दंड मतलब कोई भी अपराध आप करते हो तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप मान के चलिए ये एक देश है और इस देश के अंदर ये एक राज्य है और इस राज्य के अंदर ये एक जिला है, और जिले के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिले के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी जो होता है। दरअसल धारा 144 को लागू करने का जो अधिकार है वो आप यहां देख रहे होंगे। इसको लागू करने का अधिकार ही किसके पास है? तब आंसर होगा सर डीएम के पास है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके पास है? डीएम के पास है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। कहने का मतलब यह है कि धारा 144 कौन लगाएगा? सर डीएम लगाएगा। और किस स्थिति में लगाएगा? तब सर आंसर होगा ये लगाया जाएगा किस स्थिति में? आप कहो। ये लगाया जाएगा जब कभी क्या होता है, जब जन उपद्रव हो जाए, कहीं पर क्या हो जाए? शांति व्यवस्था भंग हो जाए। शांति व्यवस्था क्या हो जाए? भंग हो जाए। शांति व्यवस्था क्या हो जाए? भंग हो जाए। और इस स्थिति में जब ऐसा कुछ हो तब वहां पर लगाई जाती है धारा 144, जिसमें जिसमें चार या चार से अधिक लोगों का जमाव नहीं हो सकता, या लोग खड़े नहीं हो सकते, बैन होंगे। चार या चार से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं होंगे। और अगर होते हैं तो कौन सी? सीआरपीसी की धारा 144 का क्या है? उल्लंघन है, और इसके तहत उनको 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। याद रखना, 3 साल की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। तो ये लागू करने का काम कौन होगा? तब आंसर होगा सर डीएम का होगा। और यहां पर देखो, यहां पर लिखा है, मैंने बताया हुआ है कि यहां पर क्या होगा? इंपोज मतलब कहां? जहां पर 4 या 4 से अधिक लोग क्या होंगे? एक साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर 4 या 4 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आवागमन हो सकता है। मतलब आप आ जा सकते हो। आवागमन पर क्या नहीं होती? रोक नहीं होती। आवागमन हो सकता है,
लेकिन आप समूह बनाकर एक जगह खड़े नहीं हो सकते। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि सर धारा 144 लगने पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक यानी कि यातायात को प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन वो रोक नहीं सकते। आप धारा 144 के टाइम पे भी आवागमन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आवागमन जैसे ही कंडीशन सरकार कहे कि भैया आप कर सकते हो तभी करना है। क्लियर है नहीं है? और ये क्या होगा, जब तक कि ये शांति व्यवस्था दोबारा से स्थापित नहीं होती तब तक ये धारा 144 क्या रहेगी, लागू रहेगी। तो सर अगर ये धारा 144 लागू रहेगी तो कितने समय तक लागू रहेगी, ये भी पॉइंट बनता है। तो याद रखना कि सर धारा 144 2 माह तक लागू होती है या 2 माह तक लगाई जाती है, लेकिन अगर शांति व्यवस्था अभी भी 2 महीने के अंदर कंट्रोल में नहीं आई है या नहीं लागू हुई है, तो राज्य सरकार अपने विवेकाधिकारों से क्या कर सकती है, 2 महीने के लिए इसको और बढ़ा सकती है। तो 2 माह प्लस 2 माह और जोड़ दो। ये राज्य सरकार क्या कर सकती है, तय कर सकती है कि अगर ऐसा नहीं हो पाए, शांति व्यवस्था नहीं बन पाई है, तो वो उसको बढ़ा भी सकती है। ठीक है ना? ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको किसके बारे में बताई, धारा 144। इसको लागू करने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। जब कहीं शांति व्यवस्था खराब हो जाए, जन उपद्र हो जाए, तो वहां पर धारा 144 लगाई जाती है, जिसमें सामूहिक तौर पर खड़े होने पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यहां पर 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट पाओ। अब देखो नेक्स्ट चीज, इसके बाद की कंडीशन यहां देखो। अब जरा कुछ एग्जांपल समझो कि सर धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर क्या होता है। तो विद एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं, धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर होता है। तो देखो जरा, अगर हम सबसे पहले धारा को देखें, धारा 144 क्योंकि हमने अभी पढ़ा, यहां देखो इंडिया टुडे क्या कह रहा है, अतीक अहमद मर्डर्ड, सेक्शन 144 इंपोज इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धारा 144 लग गई है, जहां पर या जिस कारण लोग 4 या 4 से अधिक समूह बनाकर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आवागमन हो सकता है। अभी आप चल फिर रहे हो ना, लेकिन धारा 144 कई जगह लागू भी है जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो वहां पर क्या है, अभी अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, आप सभी लोग जानते हो। मानते हैं कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, लेकिन आप समझ भी सकते हो कि यार फुल सिक्योरिटी है, कर भी क्या सकते थे, कोई भी भीड़ में आकर चला सकता है गोली, भाई है कि नहीं। तो अतीक अहमद इनकी डेथ, तो क्या लगा है, कर्फ्यू लगा है। अब आप देखो यहां पर सर धारा 144 लगा दी गई है, फिर भी यहां पर लोग आ जा सकते हैं, फिर भी क्या होंगे, पत्रकार है, मीडिया है, लेकिन कुछ लोग आपको यहां पर अलग से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो धारा 144 जो है वो प्रभावी प्रयागराज के ही कुछ जिलों में है, लेकिन इसको फिर भी इंप्लीमेंट पूरे के पूरे यूपी में किया गया है, क्योंकि ये संबंधित तो भाई पूरे यूपी से ही है। इसके अलावा यहां पर देखो नव टाइम्स भी कह रहा है कि अतीक अहमद अशरफ की हत्या के बाद नोएडा, प्रयागराज सहित यूपी में धारा 144 लागू हो गई है। धारा क्या हो गई है, 144 लागू हो गई है। इसका मतलब 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं होंगे, स्पेशली इन जगह नोएडा और प्रयागराज सहित, और अगर होते हैं तो 3 साल की सजा है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम भी बोल रहा है कि भैया अतीक अहमद शो डेड, सेक्शन 144 इंपोज इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये मैंने ये बोल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, व्यापार वगैरह सब कुछ चल रहा है, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाली, अब देखो कर्फ्यू क्या होता है। अब देखो यहां पर एबीपी न्यूज वाला है, कोरोना गाइडलाइन इन यूपी। जिस वक्त भारत के अंदर कोरोना लगा था, तो आप लोग ध्यान से देखो, कोरोना के अंदर एक लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। आवागमन तो बहुत दूर की बात है, ट्रैफिक की तो बहुत दूर की बात है। तो जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए ग्लोबली कि आपको एक घर के अंदर रहना पड़े, तब उसको क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं। आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो यूपी में ध्यान से देखो, यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। ये लगभग 2022 की 21 की बात है, न्यूज की। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। तो यहां देखो कर्फ्यू वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो कर्फ्यू होता है कि आप बाहर नहीं निकलोगे अपने घर से भी। धारा 144 घर से बाहर निकल सकते हो, लेकिन समूह नहीं बना सकते। जबकि कर्फ्यू क्या होगा, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, सख्त निर्देश होंगे, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हुए थे। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये 2 मेजर डिफरेंस है धारा 144 और कर्फ्यू के बीच में। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई होगी। देखो, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल आपको एक नॉलेज प्रदान करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कोई इसका उद्देश्य नहीं है। सिर्फ बच्चों को एक नॉलेज मिले, ज्ञान मिले कि कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर होता है, यही उसका उद्देश्य। और ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बस छोटी ही वीडियो होगी, ज्यादा टाइम की नहीं होगी, ठीक है।
तो ये हुआ। अब नेक्स्ट चीज देखो यहां पर जरा, नेक्स्ट चीज आप यहां देखो, धारा 144 की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। सर पहली विशेषता तो यही है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े नहीं होंगे, 4 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं होंगे, होते हैं तो 3 साल की क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी सर, 3 वर्ष की सजा। सर इसके अलावा दूसरा हो सकता है कि सर कितने महीने के लिए लगी होती है, सर 2 माह के लिए होती है, लेकिन राज्य सरकार 2 महीने और जोड़ सकती है, 2 महीने क्या कर सकती है, और जोड़ सकती है। सर ये इसका फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जो आवागमन होता है वो धीमा हो सकता है। आवागमन क्या हो सकता है सर, धीमा हो सकता है। आवागमन क्या हो जाएगा सर, धीमा हो जाएगा, मतलब चालू तो रहेगा लेकिन बस उसमें क्या अंतर आ जाएगा कि सर वो धीमा हो जाएगा, बस इतना होगा। इसके अलावा जहां तक हो सकता है शैक्षणिक संस्थान भी कुछ समय के लिए बंद हो जाए, शैक्षणिक संस्थान भी कुछ समय के लिए क्या हो जाए, बंद हो जाए सर। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी कुछ समय के लिए क्या हो जाए, बंद हो जाए सर, ये भी हो सकता है। ये भी कुछ समय के लिए क्या हो जाए, बंद हो जाए, हाँ कि ना, कुछ समय के लिए क्या हो जाए, बंद हो जाए सर, ये हो सकता है। तो ये छोटी छोटी क्या है विशेषताएं धारा 144 की, बस इसमें इतना ही समझना है आपको। इसके अलावा 4 से अधिक समूह बनाकर 3 साल की सजा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, अब यहां पर थोड़ा सा इतिहास के बारे में आप समझो। जैसे ये देखो, अगर हम बात करें छोटा सा पॉइंट कि सर इतिहास क्या है, तो देखो यहां से जरा आईपीसी की धारा 144 का इतिहास क्या रहा है, तो ध्यान से देखो। कहा जाता है कि आज रत्न ईएफ देबू नाम का एक अफसर एक धारा 144 के शिल्पकार थे, 144 के शिल्पकार थे ये, मतलब शिल्पकार का मतलब जिन्होंने बनाई वगैरह है ना, उससे संबंधित उन्होंने इसके नियम बनाए थे। और बड़ोदरा स्टेट में ये क्या हुआ था, 1861 में पहली बार इसका क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था आईपीसी सीआरपीसी की धारा 144 का। कहां पर किया गया था भाई, यहां देखो जरा ध्यान से, बड़ोदरा। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से बड़ोदरा स्टेट में अपराध पर काफी काबू पाया जा सका था। अफसर बाबू को बड़ोदरा के महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, ये बात भी याद रखना। तो सबसे पहले जो धारा 144 है ये कहां लगाई गई थी, 1861 में बड़ोदरा में लगाई गई थी। और वहां से ही आप कह सकते हो अंग्रेजों ने इसका खूब क्या किया है, इस्तेमाल किया है। किसने, अंग्रेजों ने। यहां पर आप इमेज दे सकते हो इस वाले की, बड़ोदरा की, मतलब ये पहले की है जब नाइट कर्फ्यू लगता है, या फिर ये जब धारा 144 लगती है, तो स्थिति कुछ इस तरह की बनती है। आपको रोड पे सिर्फ क्या मिलते हैं, पुलिस वगैरह मिलते हैं। जब कहीं भी कर्फ्यू लगेगा तो कुछ इस तरह की इमेज आपको देखनी पड़ेगी, मैं मिलती होगी। और जब कभी कर्फ्यू लगता है ना, तो वहां पर पुलिस भी कम होती है, क्योंकि कम से कम क्या करना होता है आपको, कम से कम लोग एक सड़क पर घूमने के लिए होते हैं, ज्यादा पुलिस वाले भी नहीं होते। लेकिन धारा 144 के टाइम पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है, ये बात आप भी जानते होंगे। तो देखो, राष्ट्रवादी प्रदर्शनों पर शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसका बार बार इस्तेमाल किया है। इसका क्या किया है, बार बार। समूह ना लगे, याद है आपको, आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जिस वक्त अमृतसर में ये हुआ था, तब वहां पर धारा 144 ही लगाई गई थी कि लोग एक जगह ना लगे खड़े हो, ताकि उनके विचार एक दूसरे से क्या ना हो, चेंज ना हो। क्योंकि विचार बदलेंगे तो ऑब्वियस बात है घटनाएं भी क्या होंगी, घटित होगी। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। तो वहां पर इन चीजों का, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने धारा 144 का इस्तेमाल काफी टाइम से क्या किया है, लगातार कंटिन्यू किया है। तो आई होप आपको धारा 144 और कर्फ्यू में डिफरेंस समझ में आया होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको धारा और कर्फ्यू में एक अंतर समझ में आए, और साथ ही आप समझ पाओ कि किस घटना में धारा 144 लगाई जाती है और किस घटना में कर्फ्यू का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये बात भी आई विश कि आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊंगा। जो भी टॉपिक आप कमेंट करोगे उसी को टॉपिक पर क्या बनेगी, एक वीडियो बनेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और आसपास सफाई रखो। चलिए बाय बाय।